आर्ट से करियर नहीं बनता, लेकिन क्या ये सच है? अब इंडिया में इंडियन आर्ट समिट हो रहे हैं जो कि पिछले लंबे समय से हो रहे हैं। लेजेंडरी आर्टिस्ट आते हैं। अभी आपने लास्ट देखी होगी धुरंधर मूवी, उसमें जितना भी सेटअप जो तैयार हुआ ये पाकिस्तान में नहीं हुआ। हाँ, ये आपका थाईलैंड में बना है पूरा। राइट। तो सेटअप आर्टिस्ट हो गया, मतलब सभी चीज़ों में आर्ट की इतनी नेसेसरी नीड्स हैं कि आप भूल जाइए। क्या आज के टाइम में आर्ट सिर्फ पेंटिंग तक ही लिमिटेड है? यूरोपियन आर्ट को इंडियन आर्ट में कन्वर्ट करना, आज जो हम भगवान को पूज रहे हैं वो उनकी ही देन है। उनकी आकृति उनके हाथों से उकेरी गई है। तो हम कैसे भूल सकते हैं कि पहले तो हम हर डिफरेंट स्टेट के हिसाब से हमारे राम जी अलग अलग हो जाते थे। पैसा इतना है, आज आप 2 लाख से लेके 12 लाख तक की सैलरी आप ले सकते हैं। मेरे यहाँ से निकले कलाभूमि से निकले हुए बच्चे आज की डेट में 5 से 6 लाख का पैकेज वो खुद ले रहे हैं। और शायद इसी वजह से हज़ारों टैलेंटेड लोग अपना पैशन सिर्फ एक हॉबी बनाकर छोड़ देते हैं। दिवाली के टाइम पे या फिर दशहरे के टाइम पे मतलब वही देवी देवताओं की वो चीज़ें बनाने का बड़ा शौक आया, चाहे वो ग्लास पेंटिंग हुआ या आपका आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ। तो मुझे कोई ये कहने वाला नहीं था कि भाई तू पढ़ाई भी कर ले, कि शाहबाद मोहम्मदपुर से सागरपुर साइकिल पे आना। ये भी मैंने सब तय किया, क्योंकि छोटू वाला काम करना कि लाइक कोई मेहमान आ गए तो चाय लेके आना, चीज़ें लेके आना। वहाँ पर भी जर्नी बड़ी प्यारी रही, वो भी 2-3 साल जर्नी चली और वो इस तरीके से मेरी लाइफ में घर कर गया कि मतलब ऐसे मुस्लिम होने के साथ साथ भी मुझे भगवान बड़े प्यारे लगने लगे कि मेरे आसपास सारे भगवान मेरे आसपास हैं। और मुझे अपना टाइम लाइन में मैंने सब कुछ त्याग दिया। घरों में शादियाँ होती थी, कहीं जाना होता था, मैं कहीं नहीं जाता था। मुझे लगता था कि मैं वहाँ मुझे बुलाया ही नहीं, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो सर, आज अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट एक्चुअली असगर अली जी ने अचीव किया, तो क्या अचीव? हर एक लम्हे की कदर करो यारो, हर एक लम्हे की कदर करो यारो, क्या पता कब सांसों का तार टूट जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉज। बचपन में हम सब ने कभी ना कभी ड्राइंग ज़रूर की होगी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए एक बात बार बार सुनने को मिली, आर्ट से करियर नहीं बनता। और शायद इसी वजह से हज़ारों टैलेंटेड लोग अपना पैशन सिर्फ एक हॉबी बनाकर छोड़ देते हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या आज के टाइम में आर्ट सिर्फ पेंटिंग तक ही लिमिटेड है? आज के एपिसोड में हम सिर्फ पेंटिंग की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आर्ट को प्रोफेशन कैसे बनाएं, एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट की जर्नी कैसी होती है। और इन सब टॉपिक्स पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं मिस्टर असगर अली, जो कि एक आर्टिस्ट हैं, एजुकेटर हैं और कलाभूमि के फाउंडर भी हैं। उन्होंने न सिर्फ अपनी आर्टिस्ट जर्नी को एक मिशन बनाया, बल्कि हज़ारों स्टूडेंट्स को क्रिएटिविटी के थ्रू अपना करियर बनाने की डायरेक्शन भी दी है। तो अगर आप आर्ट को सिर्फ एक हॉबी समझते हैं, या आप खुद एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, या फिर आप एक पेरेंट हैं जो अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए। सो लेट्स बिगिन। सर, सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम, और हमें टाइम देने के लिए एक ऐसे टॉपिक पे जो कभी कभार ना हमें ऐसा लगता है अंडररेटेड है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले ना मैं आपसे जानना चाहेंगे, आपका चाइल्डहुड कैसे स्टार्ट हुआ? हाउ यू कम इन आर्ट, मीन्स एक ऐसे आर्टिस्ट की लाइन में जिसको हम थोड़ा सा अंडररेटेड समझते हैं, तो उस फील्ड को आपने अपनी हॉबी से पैशन कैसे बनाया? आई वांट टू गो थ्रू विद दैट जर्नी। मैम देखिए, अगर आप बहुत पुराने टाइम पे जाएंगे तो आई थिंक मैं 2003 या 4 के आसपास की भी बात अगर मैं काउंट करूँ तो स्कूल लाइफ से ही ड्राइंग बनाना बड़ा पसंद था। दूसरी बात पॉइंट ये कि अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, मीन्स 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो वहाँ पर भी उससे पहले भी अगर बात करें तो सुबह प्रेयर में राष्ट्रीय गान गाना, वंदे मातरम गाना, उस कलाकारी में सबसे आगे था। और यही कि हाँ असगर है तो उसको आगे बुलाओ। तो सिंगिंग या आर्ट, ये मैं आपको अगर इसकी डेफिनेशन पूरी क्लियर करूँ तो फाइन आर्ट तो जब आया दिमाग में, जब ये पता चला कि यार पढ़ाई में नील है, जीरो है, बिल्कुल 0/0 है, और उसके अलावा फिर होगा क्या। तो ख्यालात वो कहते हैं बचपन से ही आना कि टॉप क्लास स्टूडेंट्स जो होते हैं, फर्स्ट सेकंड, दोस्त वही बने, निकम्मे वाले दोस्त नहीं बने, दोस्त वही बने जो फर्स्ट सेकंड आते हैं, क्योंकि वो हेल्प करते हैं आपकी चीटिंग में, या उनको थोड़ा सा धमका के कि भाई एग्जाम का टाइम आ रहा है, हेल्प कराना है। वो वाला पार्ट भी बहुत अच्छा था। बट हाँ, हर चीज़ों में पूरी क्लास का कोई भी ड्राइंग का आर्ट वर्क है वो सिर्फ मेरे को ही बनाना है। यहाँ तक कि 10th क्लास के बच्चे का, जहाँ मैं 6 में हूँ अभी, 10th में आपके जो कई बार आपका सिलेबस में आ जाते हैं चीज़ें, राइट, काफी डायग्राम्स वगैरह, राइट, वो चीज़ें भी सारी मुझे ही बनानी है।
ये सब क्या हमारे लिए ना आर्ट की डेफिनेशन क्या होती थी, जैसे हमारा आर्ट का एग्जाम होता था ना, तो वही 3 पहाड़, उसके बीच में से एक नदी, एक झोपड़ी, तो मतलब हमने उतना ही आर्ट देखा और उसी आर्ट को समझा, और उससे एक हटके फाइन आर्ट की तरफ जाना, उसमें एज अ करियर परस्यू करना, उसमें आपने इतना वेल टू डू करना, लाइक ये कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब आपने स्कूलिंग में तो वही 3 देखे, हाउ यू कम टू दिस फाइन आर्ट लाइफ? मैम स्कूल लाइफ में ही ये डिसाइड हो गया था, जब वो कहते ना कि आपकी पढ़ाई के साथ साथ में आपकी चिंता भी आपके साथ बढ़ रही है। तो ये तो मुझे पता था कि जो मेरे साथ के दोस्त हैं वो बात कर रहे हैं कि भाई मैं तो बीबीए करूंगा, बीटेक करूंगा 12th के बाद। तो मैं ये सोचता था कि यार मैं क्या करूंगा, तो मेरे माइंड में आता था कि यार कोई बात नहीं, गाड़ी चला लेंगे किसी की, या किसी होटल में जो है झाड़ू पोछे का काम मिल जाएगा। बट ये बहुत अच्छा था कि उनके साथ स्कूल के बाद भी उनके घर में जाना, उनसे बातचीत करना, तो ये लगता था कि वो वेल डिसिप्लिन वाले बच्चे हैं, पढ़ाई भी करते हैं। मैं आर्ट ही करता था। ठीक है, मेरा आर्ट वही करना कि हाँ यार, उस वक्त में शायद अपने ही छोटे से गांव शाहबाद मोहम्मदपुर से, वहाँ पर भी मेरे पास बच्चे आने स्टार्ट हो गए थे। और बच्चों का स्टार्ट होने का मतलब ये है कि अगर आप रिमाइंड करें तो शायद जो मेरे बड़े ब्रदर हैं वो ड्राइंग काफ़ी अच्छा करते थे। उनका नाम अनवर हुसैन है, वो काफ़ी अच्छी ड्राइंग करते थे, तो मैं उनको देखता रहता था। अब अगर मैं माइंडसेट की बात करूं तो ये स्कूलों का प्रोजेक्ट बना बना के तब अपना मन करता था। तो आपको याद होगा दिवाली के टाइम पे या फिर दशहरे के टाइम पे, मतलब वही देवी देवताओं की वो चीज़ें बनाने का बड़ा शौक आया, चाहे वो ग्लास पेंटिंग हुआ या आपका आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ, बहुत बनाता था। एटलीस्ट कि वो पोस्टर जो 5 रुपए का या 2 रुपए का आता है घर में जो लोग लगाते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, राइट, वो चीज़ें भी मैनुअली तौर पे मैंने तैयार किया। और अगर ये बात पूछी जाए कि पहला आर्ट वर्क आपका कैसा था, तो मैं अपने भाई का ही जिक्र करूँगा। वो चीज़ों को कैप्चर बहुत अच्छे से जो है करना जानते थे। जैसे लाइक गांव में जैसे कहते हैं ना कि मदारी वाला आते हैं खेल दिखाने वाले, खेल दिखाने एक वो जो बैलेंस वाले आते हैं वो अच्छे थे, तो वो भी जो है ड्राइंग करते थे। तो मैंने राइट, तो वो चीज़ मैंने उनकी ऑब्जर्व करी कि वो बड़े बड़े चार्ट पे जो है ना मदारी वाला, इन चीज़ों को काफ़ी ड्रॉ करते। तो मैंने पहली ड्राइंग वहीं से ही स्टार्ट की कि हाँ मुझे भी देख के बनाना है। अच्छा, मैं ये आम, पेड़, पहाड़ों, इनसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया था विदाउट एनी गाइडेंस। कोई क्लास उस वक्त कुछ भी नहीं थी। अच्छा, पहला किस्सा एक ये भी आता है कि मेरे स्कूल से करीबन 200 मीटर की दूरी पे एक ब्यूटिशियन का एक कोई केंद्र खुला था, जहाँ पर मेहंदी आर्ट, ब्यूटिशियन, जूट आर्ट, नहीं ये नहीं, आपका टाइम काफ़ी एडवांस हो गया होगा, मे बी सारे ऐसे काम जो खासतौर पे गर्ल्स सीखती हैं, ओके, कि उनकी शादी के बाद वो काम आ जाएगा। तो वहाँ पर भी एक पेंटिंग क्लास का बोर्ड मैंने देख लिया था। वहाँ से कारवां शुरू होता है। वहाँ की एक दीदी आती थी जो है तिलक नगर से, और मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि बेटा हम लड़कों को नहीं सिखाते, यहाँ पे लड़कियाँ आती हैं। अब मैंने 1 हफ्ता खाना छोड़ दिया, मैंने मम्मी को पकड़ा, मम्मी आप लेके जाओ मुझे। तो उन्होंने कहा, मम्मी फिर लेके गई, तो मम्मी ने उनको थोड़ा धमकाया, भैया ये तो भी बच्चा है, मैं 8th में था उस वक्त। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि हम कराते ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स आती हैं। तो मम्मी के कहने पे, शायद रिक्वेस्ट करने पे, उन्होंने मुझे बिठा लिया। अब उस वक्त में क्या होता था कि फैब्रिक आर्ट होता है, जैसे आपके पिलो कवर होते हैं, फूल पत्ती, फ्लावर, ये बनाना, ग्लास आर्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें। वहाँ से ब्रश हैंडलिंग वाला काम स्टार्ट हुआ। ये मेरे लिए काफ़ी यादगार लम्हा था कि ये किस तरीके से मैं इसको जो है अपने अंदर डालूँ। और मतलब जहाँ मेरे दोस्त 10th 12th की पढ़ाई कर रहे थे, मैं अपना आर्ट ही कर रहा था। वहाँ से फिर चीज़ें ये होती हैं कि एटलीस्ट वो कहते हैं ना, पढ़ाई स्कूल एक तरफ और मेरा सेंटर एक तरफ। पर सर जैसे क्या होता है ना, काफ़ी बार एक जो आर्टिस्ट की लाइफ होती है या आप किसी भी आर्ट को परस्यू करना चाहते हैं, बहुत बार एक बड़ा हर्डल होते हैं आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी जी। तो आपकी लाइफ में आपने उनके साथ कैसे उस चीज़ों को कोप अप किया, या आपकी फैमिली सपोर्टिव थी, या आपने उन्हें इस तरीके कहते हैं ना, हमने बिलीव दिलाया कि यार मैं तो इसी में बेटर हूँ। तो व्हाट वाज दैट पार्ट कि हाउ यू हैव कन्विंस्ड योर फैमिली कि लाइक हाँ मुझे यही करना है? नहीं मैम, ये भी मेरे लिए काफ़ी टफ था, क्योंकि फादर मेरे डीएमएस में जो है गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो उनको उनका टाइमिंग का जो है काफ़ी इंगेज रहते थे, कभी शाम को आए या लेट आए। तो मुझे कोई ये कहने वाला नहीं था कि भाई तू पढ़ाई भी कर ले। तो फादर कई बार जब डांट पड़ती थी, जब भाई भी यही बोलते थे कि भाई पढ़ाई कर ले, इसमें कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना, ये करने का, ये पार्ट टाइम है, इसको पार्ट टाइम रख, बट पढ़ाई कर पहले। तो कभी उनके भी दिमाग में नहीं आया कि ये कारवां कला भूमि तक बनेगा।
आज अगर मैं देखता हूँ तो वही उसको जो प्राउड मोमेंट फील करते हैं कि आज मेरे पास जो भी ऊपर वाले की देन से चीज़ें मिली हैं वो काफ़ी मतलब वास्ट तरीके से चीज़ें जो है सामने आई, वो भी लास्ट 10 to 15 के आसपास। मीन्स अभी अगर 10 साल मैं अपने बैक के देखूं तो मेरा ये भी डिसाइड कर लेना कि अब मुझे चलना इसी रास्ते पे है। तो रास्ता ट्रैक यहाँ से स्टार्ट हुआ कि 10-12 के बाद फिर यही दिमाग में आता था कि यार मैं इसको और सीखूं। तो मैं आपके सागरपुर भी आता था साइकिल पे। सागरपुर के अलावा मैंने 1 साल यहाँ पर सीखा। वहाँ यहाँ पर भी एक ना फ्रेम की दुकान थी, उनका नाम था सचिन भैया। वो भी ऐसी आर्ट कराते थे बहुत अच्छा, एम्बोज आर्ट हो गया, मेहंदी आर्ट हो गया, वो भी काफ़ी कराते थे। बट वो पार्ट टाइम फ्रेमिंग भी करते थे। तो मैंने फ्रेमिंग भी सीख लिया वहाँ पर। वहाँ पर भी वही गर्ल्सों का आना, एक अकेला मैं ही लड़का। बट वो कहते हैं मैम इन चीज़ों का बिल्कुल आज भी वो आंखों के सामने चीज़ें रहती हैं कि शाहबाद मोहम्मदपुर से सागरपुर साइकिल पे आना, ये भी मैंने सफर तय किया। जब यहाँ से चीज़ें पूरी हुई तो भैया की थोड़ी जो है तबीयत बीच में काफ़ी ख़राब हुई। तो फिर मेरे को मेरे फादर के थ्रू, उनके कोई जानकार थे, उन्होंने बताया कि गुड़गांव में जो है एक आर्टिस्ट है राम बाबू जी, वो स्पिरिचुअल आर्टिस्ट थे। वो ऑयल पेंट, एक्रेलिक पेंट बड़ा ज़बरदस्त करते थे। तो फिर उनके वहाँ मुझे बिठा दिया गया कि भाई तू यहाँ पर आया कर। वहाँ पे भी जाने का ये फ़ायदा मिला कि एटलीस्ट जो लेजेंडरी आर्टिस्ट होते हैं, जो स्पिरिचुअल काम करते हैं, उनकी ड्राइंग कर लेना, उनकी कोटिंग देखना, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर देखना, और वो भगवान कृष्ण पे स्पिरिचुअल बहुत ही अच्छा बनाते थे आर्ट वर्क। तो वहाँ पर भी उनका छोटू वाला काम करना कि लाइक कोई मेहमान आ गए तो चाय लेके आना, चीज़ें लेके आना, वहाँ पर भी जर्नी बड़ी प्यारी रही। वो भी 2-3 साल जर्नी चली और वो इस तरीके से मेरी लाइफ में घर कर गया कि मतलब ऐसे मुस्लिम होने के साथ साथ भी मुझे भगवान बड़े प्यारे लगने लगे कि मेरे आसपास सारे भगवान मेरे आसपास हैं। राइट। तो ये भी कारवां फिर मैंने जब सागरपुर से यहाँ से सफ़र हुआ, उसके बाद यहाँ से ब्रेक हुआ, तो फिर मैं गुड़गांव साइकिल पे जाने लग गया। अब मुझे पता चला कि गुड़गांव से ही बैक में महपालपुर में जो दीदी थी पहली वाली, जिनके पास मैं स्कूल टाइम पे गया था, उन्होंने सेंटर वहाँ खोल लिया था। वहाँ से क्लोज हो गया था शाहबाद मोहम्मदपुर से। तो फिर मैं महपालपुर भी आता था वापस से आते हुए। मतलब मैं देखूँ तो मैं 10-12 के बाद ही सीधा मैं टीचर, तो शायद मेरे अंदर वो एक पॉइंट आ ही गया था कि मुझे पढ़ाना है, क्योंकि जिम्मेदारी तौर पे जो मेरे को जितना टाइम मुझसे लेना चाह रहा था, 4 घंटे 2 घंटे 5 घंटे, मैं खुशी खुशी उस टाइम को स्पेंड करता था। और यही कारण था कि चीज़ें आगे बढ़ी। इस आर्ट वर्क ने आपको आपका पहला पेचेक कब दिलवाया? इस पूरे स्ट्रगल ने, जब आपने सागरपुर में काम सीखा, आपने गुड़गांव में सीखा, अलग अलग आर्टिस्ट के पास आपने एक नई नई कला सीखी, उनसे नई चीज़ें सीखी, तो ये काफिला कब उस सिरे पे आया कि अब इस आर्ट वर्क का आपको अर्निंग शुरू हुई, आपको इस आर्ट वर्क का कहते हैं ना हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलने लगा? राइट। अब मैम वहाँ से स्टार्ट ये होता है कि जब थोड़ा सा ये समझ में आने लग गया कि मैं भी पढ़ा सकता हूँ, तो मैंने फिर अपने घर से स्टार्टअप किया। तो घर से स्टार्टअप पे भी गांव में पहले से ही नाम था कि हाँ ये आर्ट करता है, पेंटिंग बनाता है। तो मैंने स्कूलों में जाना शुरू किया, गवर्नमेंट स्कूलों में, MCD स्कूल में और ऐसे स्कूलों में जाना, जैसे बिजवासन के स्कूल है, समालका में स्कूल है, बागडोला में स्कूल है। वहाँ पर मैं ये बोल के आता था कि भाई मैं आर्ट सिखाता हूँ और कोई भी बच्चा मेरे पास में आर्ट सीखने आ सकता है। तो अब यहाँ से कार्रवाई होता है कि मेरे पास 5-6 जो है क्लास के बच्चे वो भी आने स्टार्ट हो गए थे। बट मैंने अपना कारवां फिर भी नहीं छोड़ा। मैं अपने घर पर वापसी 2-3 बजे आ जाता था और उससे पहले फिर मैं आपके बिंदापुर भी आता था। यहाँ पर भी एक रोटरी क्लब है, यहाँ पे मैंने पढ़ाया 2 साल। उसके बाद 2 बजे साइकिल पे अपने घर पहुँच के फिर उन बच्चों को पढ़ाना और उनसे मात्र फीस 50 रुपये 60 रुपये जो जितना दे दे, मेरा कलर का खर्चा निकल जाता था। राइट। अब कलर का खर्चा निकलना स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स अब घर वालों के सामने हाथ नहीं फैलाना। अब ये नहीं बोलना कि मेरे कलर खत्म हो गए हैं, मेरी शीट खत्म हो गई है। तो अब ये अपने आप के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट था कि मेरे पास में महीने की अगर बात करें तो 500-600 रुपये हो ही जाते थे। अब उस वक्त माइंड में ये नहीं आता था कि 500 रुपये कितने ज़्यादा हैं या कितने कम है। मेरा आर्ट मटेरियल मेरे पास हमेशा रहता था। मतलब मुझे किसी से मांगने नहीं है, मांगने नहीं, बिल्कुल कभी नहीं मांगा, लिटरली कभी नहीं मांगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये आती है, अब रात मेरी है। जब 7-8 बजे तक बच्चे यहाँ घर से जो है चले जाते थे, तो फिर मैं 9 बजे अपने छोटे से एक स्टोर रूम में बैठ के मैं FM लगा के, अपना मेरे पास में ट्राइपॉड होता था छोटा सा एक, वो ट्राइपॉड लगा के मैं जगजीत साहब के गाने सुनता सुबह 4 बजे तक मैं अपने आर्ट वर्क करता था। वाह।
तो 4 बजे कब मेरी कमर में पेन हो रहा है और मैं वहीं नीचे लेट गया, ये कई बार मम्मी ने बताया कि क्या होने वाला है। मतलब सुबह 8 बजे फिर भाग जाना। सर ऐसा क्या था जो आपको इतना मोटिवेट कर रहा था कि आप मैं सुबह motivate खुद यही सीख कर रहा रहे था थे, कि- फिर बच्चों को सिखा जी। रहे थे और फिर खुद पे भी काम कर रहे थे? मैं- मतलब इस पूरी साइकिल में ऐसी, मतलब कहते हैं एक ऐसे तो कुछ होगा ना कि आदमी का 4 घंटे सो रहा है और पूरा दिन 24 घंटे या 20 घंटे लगा हुआ है किसी काम में, किसी चीज़ के लिए इतना पैशनेट है, तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी या कोई तो सपना होगा कि मुझे ये अचीव करना है। वही सपना, एक डर वाला कि यार किसी होटल में जो है पोछा मारना पड़ेगा या गाड़ी चलानी पड़ेगी, क्योंकि मार्क्स नहीं आते थे। मार्क्स मतलब 10th में भी आप यकीन मानेंगे मेरी कंपार्टमेंट है। नाइस। फिर मैंने ओपन से दिया 12th। अब ऐसे बंदे से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे बताइए। नहीं वो तो है ही सर, तभी 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 तो मैंने कहा इन्हें तो इतनी मोटिवेशन होना कि 17-18 घंटे इंसान लगा हुआ है एक साइकिल के अंदर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसको भी तो रेस्ट चाहिए, उसको भी तो एक कहते हैं ना पॉज चाहिए। 4 घंटे 2 घंटे या सुबह 8 बजे कभी कभार लेट भी हो जाते थे, तो मतलब चाबी मेरे पास ही होती थी। मेरे को कहीं अगर सागरपुर भी आना है या वहाँ मुझे खोलना है तो मैं साइकिल को, कि आज भी वही ट्रेंड आज भी है, 10-11 बजे ही मार्केट खुलती है। तो मतलब मैं अपने टाइम का पंचुअल था और मुझे अपना टाइम लाइन में मैंने सब कुछ त्याग दिया। घरों में शादियाँ होती थी, कहीं जाना होता था, मैं कहीं नहीं जाता था। मुझे लगता था कि मैं वहाँ, मुझे बुलाया ही नहीं है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। दोस्ती भी छूट गई। दोस्त जिन्होंने ये सिखाया था कि यार घर में डिसिप्लिन होता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, उन्होंने बाग वाला स्कूल ज्वाइन कर लिया, मैं गांव में ही रह गया। दर्शक तभी तो आप यहाँ तक आ गए। कहते हैं ना वो कुछ सैक्रिफाइस होते हैं तभी इंसान आगे निकलता है ना। जब तक कहते हैं ना कोयले पे भी उतनी धार उतनी पॉलिश ना हो तो कोयला भी हीरा नहीं बनता। तो सर आज अगर हम आपसे पूछे कि व्हाट एक्चुअली असगर अली जी ने अचीव किया, तो क्या अचीव किया? मैम एक छोटा सा सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, मैंने एक बीज बोया था, वो आज एक वृक्ष बन चुका है जिसका नाम कला भूमि है। भूमि पे कला, ये नाम भी अगर आप सोचेंगे तो भूमि पे कला, वो कोई भी कला हो सकती है। बट मेरे पास मेरा स्किल टेक्निकल था, मेरे अंदर उस चीज़ का टैलेंट या जो चीज़ ऊपर वाले ने मुझे गॉड गिफ्ट दी, मैंने उस चीज़ को संभाला, उसको बढ़ाते बढ़ाते अब मेरे पास एक नाम आ गया, एक जिक्र आ गया और अब मेरी जिम्मेदारी डबल हो गई। वो मेरे साथ नहीं थी, वो ये थी कि अब मुझे पढ़ाना है। मेरे उस्ताद जी की बात मुझे बड़ी याद आती है कि असगर करना क्या है ज़िंदगी में। तो मैं कहा सर पेंटिंग बनाऊंगा बहुत सारी। तो उन्होंने बोला पेंटिंग बनाएगा कितनी? अच्छा बन जाएंगी 1000-500 के आसपास तो बन जाएंगी। नहीं, इंसान बनाओ। पेंटिंग शायद आपके हद तक, आपके टाइम तक आपके साथ रहेगी, फिर वो पता नहीं कितने कलाकार और आएंगे। कलाकार बना के जाओगे ना तो शायद ज़िंदगी भर याद किए जाओगे। राइट। तो तभी से मैं मुझे कारवां स्टार्ट किया, जो भी आता है, टेक्निकल आता है, नॉन टेक्निकल आता है, वो पढ़ाना शुरू किया जिम्मेदारी के तौर पे। और ये जिम्मेदारी का नाम मैंने फिर कला भूमि ही रखा अपने साथ के, क्योंकि मैंने फिर जब बैचलर्स किया जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, वहाँ से भी मैंने ये वाला कारवां नहीं छोड़ा। कॉलेज से कोई पढ़ाई का वैसा आउटपुट नहीं है, टेक्निकल चीज़ें आनी स्टार्ट हो गई कि आपका फाउंडेशन क्या कैसे होना चाहिए, चीज़ें कैसी बननी चाहिए। 4th ईयर तक आते आते ये माइंड क्लियर था कि यार अब तो मेरे पास में आर्ट है, तो फिर मेरे पास में अर्निंग के सोर्सेज और थोड़े बड़े। लाइक मुझे आज भी एक बात याद है, 30,000 कोट के सामने आपका एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर मैंने 14 फीट पे मैंने पेंट किया था। 14 फीट पे। और शाम जब मैं नीचे उतरा तो उस दिन शायद FM पे या किसी चीज़ पे अनाउंसमेंट हुआ था कि अमरीश पुरी जी का देहांत हो गया है। ओके। तो मैं शायद उन चीज़ों को काफ़ी नोटिस करता था उस वक्त में। अब जब नाम भी चल रहा है, साथ साथ में काम भी चल रहा है, तो मुझे बाहर के प्रोजेक्ट भी चाहिए जिससे मैं थोड़ा सा और ज़्यादा अर्न कर सकूँ, किसी की हेल्प कर सकूँ। किसी बच्चों की जिनके पास पैसे नहीं है फीस देने के या 200-300 रुपये देने के नहीं है, तो मैं उनके लिए कलर का सामान दे दूँ, कुछ चीज़ें दे दूँ। तो वो चीज़ें मैंने। सर अगर आज की डेट में लाइक आपके टाइम पे तो बहुत सारे स्ट्रगल्स थे, शायद हम कह सकते हैं उतने अप्रोप्रिएट सेंटर्स भी नहीं थे, गाइड्स भी नहीं थे कि आप इसे कैसे एक प्रॉपर रोड मैप पे लेके जा सकते हो। पर अगर मैं आज आपसे पूछूं कि कोई बच्चा है जिसको ऐसा लग रहा है कि शायद आर्ट मेरे लिए एक हॉबी से बढ़ के है, ये मेरे लिए एक हॉबी नहीं है, कहीं ना कहीं मैं इसमें पैशनेट हूँ, मैं इसमें शायद कुछ अच्छा कर सकता हूँ,
तो अगर आपको उसके लिए एक रोड मैप देना हो कि आप बेटा यहाँ से स्टार्ट करो, ये करो, फिर ये कर सकते हो और ऐसे अपना करियर बना सकते हो, तो आप उसे क्या रोड मैप देंगे? क्योंकि अब आपके पास तो सारे जहाँ का एक्सपीरियंस हो गया कि मैंने ये भी किया। तो अगर आज आपको एक आर्टिस्ट बनाना हो, वो स्कूल लेवल पे हो, तो आप उसे क्या रोड मैप देंगे कि ही कैन डू द बेस्ट? मैम सबसे पहले फाउंडेशन। अगर कोई बच्चा 10th में है, 8th में है और उसको लगता है कि वो ड्राइंग, इलिस्ट्रेशंस, कार्टून, कैरिकेचर अगर कुछ भी बनाता है, तो मैं पेरेंट्स से आज ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को इग्नोर ना करें। चाहे वो समर कैंप ज्वाइन कराएं या कहीं पर किसी भी जगह पे कोई आर्ट सिखाने वाला है वहाँ पर कराएं। और अब तो बहुत अच्छी बात है कि 2021 का जो एजुकेशन प्लान आया है उसमें अब सिलेबस आर्ट का काफ़ी अच्छा इंप्रूव करके दे रहे हैं। बिल्कुल, जो NAP 2020 में है, राइट। तो उसके मद्देनज़र आर्ट को सीरियस मोड पे लेके जाएं कि बच्चा, जैसे आपका बच्चा स्विमिंग कर रहा है, गिटार सीख रहा है, तो आर्ट भी करे ना, तो उस बच्चे के पास में आप सोच नहीं सकते कि अब वो बच्चा कहाँ तक जाएगा। क्योंकि आज की डेट में हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर तो बन तो नहीं सकता। 99.9%, 9%, 90% लाना, वो प्रेशर और उसके साथ में फिर करियर की भी इंश्योरिटी। क्योंकि आर्ट अब तो पहले लोग बोलते थे ना कि भी आर्ट में स्ट्रगल है और वगैरह वगैरह, फ्यूचर नहीं है। तो क्या आज डॉक्टर में फ्यूचर है? अगर डॉक्टर कितने % बन रहे हैं? हाँ सर, देखिए रीज़न क्या है ना, हर फील्ड में क्या है कि बहुत रैट रेस है जी। अगर आप देखते हैं डॉक्टर्स में है, अकाउंट्स में है, किसी भी फील्ड में है, अब क्या है, कह सकते हैं कि ये पॉपुलेशन या कहें अवेयरनेस कि लोग ऑलरेडी बहुत उस प्रोफेशंस में है। कहीं ना कहते हैं ना हमारे में, कह सकते हैं शायद वो प्रोफेशंस में धीरे धीरे ओवर क्राउडेड हो रहे हैं। यही रीज़न है कि लोग दूसरी करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अपना पैशन ढूंढ रहे हैं। बहुत बढ़िया, ये होना चाहिए मैम। एक्चुअल में अब हमारे पास ऐसे बच्चे आते भी हैं जो पिछले करीबन लेवल 1, लेवल 2, हमारे पास लेवल 1 से 8th क्लास से बच्चा है और 4th प्लस के बाद हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। 4th के बाद अब हमारे पास 70-80 प्लस भी हैं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मतलब वो भी बच्चा ही है, मैं उनको भी बेटा ही बोलता हूँ। जो मैडम आ रही हैं, सर आ रहे हैं, वो एक्चुअली अपने बाय प्रोफेशन से अब रिटायरमेंट लेने के बाद अब एक नई इनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये जब मुझे पता चला तो मुझे अब रोड में बिल्कुल क्लियर नजर आता है कि आपको असगर बनने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप के अंदर अपने मन को आप टटोलो। अगर आपको बनना है तो आज, जिसे कहते हैं ना, आज सब कुछ तो है गूगल पे, सब कुछ है। बस इंसान को ये जानना है कि मैं क्या हूँ, मेरे में क्या है। राइट। और चीज़ें तो गूगल से मिल जाएंगी, आप कुछ ही बोलोगे गूगल AI या आपको वो आपको बता देगा उसका आंसर। बट खुद को जानने की ज़रूरत है। अगर आपका मन कह रहा है तो आप करो यार। नाम, पैसा और शोहरत किसी दूसरे प्रोफेशन में नहीं है, सिर्फ कला के अलावा। कितने सारे डॉक्टर या इंजीनियर रहे जिनके नाम आज बाकायदा आप जानते हैं। राइट। आज अगर मैं किसी कलाकार का नाम पूछूं तो आपके भी कोई ना कोई फेवरेट होंगे, AR रहमान, जगजीत साहब, जो भी वटेवर, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये तक भी पाने की चाहत हो ना, तो सफ़र आज से ही शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल, 100%। सर 0 से स्टार्ट नहीं होगा तो आप कभी भी ना 100 तक जा ही नहीं पाओगे जी। तो सर अगर एग्जाम्पल ही है कि अगर हम आर्ट को थोड़ा और बाइफिकेट करें कि कोई आर्टिस्ट है, अब उसने आर्ट की इंपॉर्टेंस समझ ली, उसे अपनी हॉबी बना ली, हॉबी से पैशन बना लिया, उसने उसमें फाइन आर्ट भी सीख लिया। अब अगर हम थोड़ा सा इसे डिफाइन करें, सर व्हाट इज़ कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है आर्ट और फाइन आर्ट में? लाइक आपने कहा एक वर्ड आर्ट है, एक वर्ड है फाइन आर्ट, ये दोनों अपने आप में क्या डिफरेंस? राइट। आर्ट मैम कुछ भी हो सकता है। अगर आप एक चाय भी अच्छा बनाते हैं ना, अभी आप मुझे चाय पिलाएंगे ना बहुत अच्छी सी, तो मैं आपके पास बार बार भी आऊँगा, क्योंकि वो भी आर्ट है। आपने एक जो है महाराष्ट्र में देखा होगा डोली चाय वाला, तो चाय में क्या है हमें नहीं पता, बट दुनिया चाय पीने आ रही है, वो तो आर्ट है। और फाइन आर्ट वो है जो आप अपने आर्ट के अलावा अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी पेशेंस को, उन सबको आप जब आप अपना जानना शुरू कर देते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे आपके डिपार्टमेंट्स भी आपको मिलेंगे। विजुअल आर्ट्स, विजुअल कम्युनिकेशन, स्कल्पचर, इंस्टॉलेशन, और फिर अब एडवांस लेवल पे बात की जाए तो बी डिज़ाइन, एनिमेशन, कैरेक्टर डिज़ाइनिंग, VI, VX, AI, ये सारे ऑप्शंस दबादब खुले जा रहे हैं। तो वहाँ तक अगर आप रुक जाओगे वो आपको नॉलेज देता रहेगा। अभी भी आप देखो तो आपका बड़ा प्यारा सेटअप लग रहा है कि आपने पूरा सेटअप बनाया हुआ है। तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, ये मुझे देख के याद आया, आप कह रहा था कि G20 अभी हुआ था लास्ट। राइट। अच्छा, इंडिया में अगर कोई ब्यूरोक्रेट्स आते भी हैं, आप क्या दिखाते हैं? हमारा कल्चर, बस। बिल्कुल हमारा डॉक्टर, इंजीनियर, मिसाइल तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, सुई भी नहीं है, यहाँ तक है।
तो आर्ट ही कल्चर तो है। अगर आपके पास दिखाने को ही आर्ट एंड कल्चर है तो आप इस आर्ट को समझिए ना एक बार। ये आपको क्या देगा? नाम देगा, पैसा देगा, शोहरत देगा, जो शायद मैं नहीं मानता मैम इसके अलावा किसी दूसरे प्रोफेशन में। वही है ना सर, आपने ना कहते हैं ना उस फील्ड में आप रहे हैं, आपने वो स्ट्रगल देखा है कि मैंने अपने आप को कैसे उसमें उभारा है। तो ये कहते हैं ना, ये तभी एक आर्टिस्ट को कह सकता है कि भाई आर्ट में बहुत कुछ है। अब हमारे जैसा कोई हो तो शायद कहे कि शायद सर आर्ट से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में पैसा है हो सकता है कहे कि किसी बिजनेस में पैसा है, किसी और प्रोफेशन में। तो ये स्वाभाविक सी बात है। तो सर अगर ना मान लीजिए किसी पर्सन ने एक अपने फाइन आर्ट को आइडेंटिफाई किया, तो आप अब उसे जब आप उसे कमर्शलाइजेशन करना चाहते हैं, आप उसको नेक्स्ट लेवल उसमें अपने करियर को उसे अर्निंग लेवल पे जाना चाहते हैं या फाइनेंशियल लेवल पे लाना चाहते हैं, तो हाउ वुड यू एनालाइज कि जो भी आपने आर्ट बनाया, जो भी आपने पेंटिंग बनाई, जो भी आपने स्कल्पचर बनाया, उसे आप कैसे कॉस्ट आउट कर सकते हैं, कैसे आप उसे अपने किसी भी कस्टमर को, क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर लाइक हर बंदा तो ज़रूरी नहीं है ना सर कि किसी कंपनी में जाए, किसी कंपनी को ज्वाइन करे। इफ़ कोई पर्सन फ्रीलांसिंग में काम करना चाहता है तो वो अपना पूरा काम कैसे सेट कर सकता है, क्या उसको पॉइंट्स ध्यान रखने की ज़रूरत है? तो अगर आप वो कुछ एक्सप्लेन करें। मैम इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है कि फेसबुक तो मेरे टाइम पे ही आया था। आज आपके पास सोशल नेटवर्क साइट्स हैं, आप जो भी बना रहे हैं, हर कोई रील बना रहा है, राइट? रील बनाइए, कोई इशू नहीं है, बट वो रील आपकी रियल होनी चाहिए, ना कि रील होनी चाहिए। अगर आपकी वो रियल होगी दैट मीन्स आपका क्रिएटिव है। आज यहाँ से कलाभूमि के पास भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बच्चे अभी बैचलर्स कर रहे हैं बट वो हमारे पास ही वर्कशॉप देने आ रहे हैं हमारे बच्चों को, क्योंकि उनके पास BFA नहीं है। जो BFA है ऑलरेडी 12th के बाद अगर किसी ने मार्क कर लिया तो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ बढ़िए आगे, पर ये एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे आपको आना पड़ेगा। BA पेंटिंग देन BFA। अगर BFA आप करना चाहते हैं तो BFA के लिए आपको CT एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपके लिमिटेड आपके कॉलेजेस हैं, उस कॉलेज को आपको मार्क करना होगा और आपको प्रैक्टिकल सेशन देना होगा। अब प्रैक्टिकल में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। जिसको ये है कि भाई मेरी हॉबी है वो होगी 40 सीट्स हैं और करीबन 2,500 से 3,000 बच्चा एग्जाम देता है। नाइस। ऑल इंडिया बेस पे जिससे नाम की बात करें तो कॉलेज ऑफ आर्ट है, JJ स्कूल ऑफ आर्ट है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, BHU है, काफ़ी फाइन कॉलेजेस हैं। तो यहाँ तक अगर आपका सफ़र चलता है और आप फिल्टर हो गए तो आप उस वक्त भी आप हार ना माने, क्योंकि ये टेक्निकल फील्ड है। अगर आप 1 साल 2 साल अगर आपका वेटिंग आया या सिलेक्शन नहीं हुआ तब भी आप ये ना टूटें कि अब मेरा सफ़र यहाँ तक रुक गया, अब मुझे BTech कर लेना चाहिए, अब मुझे MBA कर लेना चाहिए। ये पॉइंट नहीं होना चाहिए। ये जुनून, ये पागलपन, वो कहते हैं ना कि पागल किसको कहा जाता है? पागल वही तो है ना जो एक चीज़ के पीछे जिद्दी है, ये करना है, ये करना है तो करना है। क्यों करना है मुझे नहीं पता करना है बट जैसे बच्चा एक जिद करता है मुझे ये खिलौना चाहिए तो चाहिए, अब वो कहीं से भी लाके दो। ये पागलपन तो फिर आपको आप बहुत आगे तक आपको लेके जाता है। क्यों? क्योंकि आज ये प्लेटफॉर्म, सोशल नेटवर्क साइट्स इतनी ज़्यादा वास्ट लेवल पे है ना, आप कुछ भी बना रहे हैं, आप अपने इंस्टा पे आप डाल रहे हैं, आप अपना सोशल मीडिया पे आप डाल रहे हैं, तो लोग जुड़ते हैं आपसे। वैसे इसमें ऐसा नहीं होता, जैसे काफ़ी बार लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मैं अपने आर्ट को शो करेंगे चाहे सोशल मीडिया पे कहीं, तो कहीं ना कहीं वो कॉपी हो सकता है। कोई उसको, मैंने कुछ, मान लीजिए मेरी कोई क्रिएटिव माइंडिंग थी, मैंने किसी और लेवल से कोई चीज़ बनाई जो शायद यूनिक थी, अब उससे लोग कॉपी कर सकते हैं। तो काफ़ी बार लोग इसीलिए भी सोचते हैं कि हमें शायद इन चीज़ों को नहीं शो करना चाहिए, अनलेस एंटिल हमारे पास कोई बंदा अप्रोच करे या कोई क्लाइंट अप्रोच करे तभी हम उसे शो करें। लाइक एक्सक्लूसिविटी की हम बात कर देते हैं। ये मैम दो विचारधारा हो सकती हैं। एक वो आर्टिस्ट जो ये सोचता है कि मैं एक कमरे में बंद हूँ, मेरी दुनिया ही यही है, वो बाहर भी नहीं निकलता, ज़्यादा सोशल भी नहीं है। उसको तो ये पता है कि वो उसके माइंड में स्पार्क हो रहा है बार बार, काफ़ी सालों तक एक ही पेंटिंग बनाया जा रहा है, एक ही मतलब किसी भी सब्जेक्ट पे। बट अगर उसको लग रहा है कि अब पेंटिंग जब कहीं लग रही है तो वो एग्जीबिशन में लगना अलग, एग्जीबिशन में आपको रियल पेंटिंग मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो एग्जिबिट कर रहा है जिसने करीबन 10-15 साल इस फील्ड में दिए हैं और वो कॉपी वर्क नहीं है। वो एग्जिबिट होता है तभी जनरल लोग देखने जाते हैं। अब इसका आंसर आपको यहाँ पर भी आपको मिलेगा, मॉडर्न आर्ट। ये भी आपकी मॉडर्न आर्ट है, 2 शब्द डाले, 2 कलर डाले, ये मॉडर्न आर्ट हो गया। बट वो कलर किस हाथ से डाले गए हैं, किस स्पीड में डाले गए हैं, ये किसी को नहीं पता। क्या मीनिंग है उसके अंदर। अब AI भी अगर आपको चैलेंज कर रहा है तो AI मोशन थोड़ी दे रहा है, AI एक्सप्रेशन नहीं दे रहा, AI आपको फील नहीं करा रहा,
एक प्रॉम्प्ट, जैसे आपने कहा थोड़ी देर पहले, एक प्रॉम्प्ट, आप मेरे से पहले आपने एक चीज डाली और वो आपका प्रॉम्प्ट बन के आ गया, बट वो आपको क्या, और 4 बंदों को भी उससे मिलता जुलता ही दे रहा है। आर्टिस्ट फीलिंग पे काम करता है, मोशंस पे काम करता है, एक्सप्रेशन पे काम करता है, टेक्निक पे काम करता है। वो कहाँ से लाएगा ये? राइट। क्योंकि सर ये लोग कहते हैं बात कि भाई आज आप एआई पे कोई भी प्रॉम्प्ट डालो, किसी भी चीज़ का डालो, आप इवन ये भी चाहोगे कि आपने 2 इमेजेस देखी अलग अलग, उन दोनों इमेजेस को आप मर्ज करना चाहोगे, वो आपको मर्ज करके भी उसके बहुत रिजल्ट्स देते हैं। बिल्कुल ठीक है मैम। तो लोग कहते हैं कि शायद आने वाले टाइम में आर्टिस्ट की ज़रूरत शायद कम पड़े, बिकॉज आर्टिस्ट को एक काम को कंप्लीट करने के लिए कुछ दिन चाहिए, कुछ घंटे चाहिए, कुछ महीने चाहिए, पर एआई को वो काम करने के लिए फ्यू सेकेंड्स। और जिस तरीके से हमारे पेशेंस हैं, हमें हर चीज़ ना क्विक चाहिए, वी जस्ट वांट लाइक क्लिक, हमने क्लिक किया, वो कहते हैं ना जोमेटो की तरह ऐड टू कार्ट एंड बाय, राइट। और इस टाइप के जो पेशेंस हैं, तो आपको लगता है कि आगे जाके एआई कैन बी अ स्ट्रगल और एआई कैन बी अ बैरियर फॉर अ आर्टिस्ट? मैम देखिए, मेरा तो इसमें आंसर ये आएगा कि आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको चीज़ें एक्सेप्ट तो करनी पड़ेंगी, बट मेरे को अब आज भी याद है कि जब एक बार कैमरा आया था, पहले तो लोग इससे भी डर रहे थे कि यार पेंटर लोगों की जो है रोजी रोटी छिन जाएगी। क्यों? क्योंकि फोटो क्लिक हो गया, अब विजुअल तो आ ही गया, तो तब भी आर्टिस्ट लोग नहीं डरे। अब अगर एआई आ गया, प्रॉम्प्ट भी आ गया है, तो बट आज भी क्रिएशन थोड़ा सा इजी हो गया है, बट वो इसलिए क्योंकि जो महीने लगते थे किसी चीज़ को कंपोज करने में, किसी चीज़ को, किसी प्रेजेंटेशन को देने के लिए, किसी क्लाइंट को सेटिस्फाइड करने के लिए, वो आप इजी वे में कोई भी आप एआई की मदद लेके आप कर सकते हैं, बट करेक्शन आपको ही करना पड़ेगा। एआई आपको करेक्शन करके नहीं देगा, क्योंकि क्लाइंट आपसे वो मांग रहा है जो आपके ही दिमाग में, आपके कैलिबर के अंदर है, जो आपके विजुअल्स में है। राइट, जो आपके विजुअल के अंदर है। अगर आप किसी नेटी को देखते हुए वो आपको 10 लाख का, 20 लाख का काम दे रहा है, तो वो एआई बेस्ड का काम आपसे नहीं मांगेगा। वो आपसे मांगेगा कि मुझे आपका कैलिबर पता है, मुझे आपका स्ट्रगल पता है, मुझे आपकी टेक्निक पता है, और मुझे इस टेक्निक में ही, क्योंकि मैम आर्ट हमेशा शुरू से रॉयल पे रहा है। इसको पहले भी राजा महाराजाओं ने ही संभाला, उसके बाद जब ये जनरल पब्लिक में डोमेन में आया, तब चीज़ें ये जो है समझ में आई कि एग्जीबिशन उन गिने चुने लोगों की लगती है जो अपर क्लास में आते हैं, पेस्ट्री लोग जो होते हैं, बट अब जनरली हर कोई एग्जीबिशन कर रहा है। तो जो चीज़ें पहले राजा महाराजाओं के टाइम से लेके और चीज़ें वैसी बनी, अब वो जनरली हमारे और आप लोगों के बीच में भी है। तो सर एग्जीबिशन का रीज़न क्या होता है? लाइक जब आप अपना आर्ट वर्क अपनी वेबसाइट पे, अपने अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आप शो कर सकते हो, और शायद उसमें बहुत ज़्यादा शो कर ही रहे हो, तो व्हाट इज़ द रीज़न कि हम एग्जीबिशन की तरफ जाते हैं? या हर आर्टिस्ट ये सोचता है कि मुझे एक बार तो एग्जीबिशन करना ही है अपनी पेंटिंग्स का, उसके पीछे क्या पर्सपेक्टिव है? मैम पर्सपेक्टिव ये होता है कि आपकी सालों की मेहनत, मान लीजिए 1 से 2 साल आपने एक टेक्निक को आपने ईजाद किया, और वो टेक्निक आपकी ही है, तो जो आपका पहले वाला क्वेश्चन था उसका जवाब आपको इस वाले जवाब में आपको मिलेगा। चैलेंज करता है वो बंदा कि मैं इसको एग्जिबिट कर रहा हूँ, आप किसी को भी ले आओ, आप उसको कॉपी करके दिखा दो, जो कॉपी नहीं होगा। आज अगर एम एफ हुसैन साहब की बात की जाए, तो आज भी अगर उनकी पेंटिंग में आप हॉर्स देखेंगे ना, तो हॉर्स वो यहाँ से स्टार्ट करते थे, फेस बनाते थे, नीचे ले जाते हुए, कान बनाते हुए, बैक बनाते हुए, एक स्ट्रोक से बैक निकाल देते थे जो आपके हॉर्स के अंदर है, जो सिंगल स्ट्रोक्स में होती है। राइट। आप मेरे हाथ में पेंसिल दोगे, किसी और के हाथ में, तो हम पहले फेस आंख बनाएंगे, धीरे धीरे एक डिवाइड करेंगे। राइट। स्ट्रोक्स में काम करना, फ्लो में चलते थे। ये कहाँ से लाओगे? ये तो सर प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस से, बिल्कुल। तो सर जैसे हम अब उसी बात पे आते हैं कि अगर कोई पर्सन अपना इसमें करियर पे जा रहा है, फ्रीलांसिंग की जो हम बात कर रहे थे, तो वो अपने वर्क को फ्रीलांसिंग में कैसे बेस्ट कर सकता है? लाइक सोशल मीडिया तो वन ऑफ द ऑप्शन है। राइट। अब मेरे पास सोशल मीडिया है, मेरा लोग आर्ट पसंद कर रहे हैं, वो लाइक आउट कर रहे हैं, अब यहाँ कन्वर्जन कैसे होगा? मैम देखिए, अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म ये हो गए हैं कि आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ अगर आप देखें, तो जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, तो अब हर जगह आपकी एग्जीबिशंस चल रही हैं, आर्ट फेयर चल रहे हैं, वहाँ पर आपको अपने आप को आगे लेके आना होगा, क्योंकि जो नेशनल लेवल के आर्ट कैंप होते हैं वहाँ पर आप जो है पार्टिसिपेट कीजिए। उसके अलावा नेशनल लेवल की जो एग्जीबिशन है, ललित कला हर साल कराती है, वहाँ पर आपको एंट्री, आपको स्कॉलरशिप मिलती है, CCRT है, वहाँ पर आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती है एज ए स्टूडेंट बेस पे। तो देखो 5 साल 7 साल का सफ़र तो है, बड़ा मीठा है,
वो ऐसा सफ़र है जिसमें आप आज आपको गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर रही है। अगर आप ये देखेंगे कि जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमारा कल्चर ही है हमारे पास दिखाने के लिए, तो आप इंडिया में इंडियन आर्ट समिट हो रहे हैं जो कि पिछले लंबे समय से हो रहे हैं, लेजेंडरी आर्टिस्ट आते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। और अभी रिसेंटली राजा रवि वर्मा की 11.67 की पेंटिंग हाईएस्ट सेल आउट हुई है। वाह। तो सर अगर मैं आपसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 ऐसे प्रोफेशंस कह लीजिए या करियर ऑप्शंस कह लीजिए जो एक फाइन आर्ट का पर्सन आगे ऑप्ट कर सकता है, तो सर आप 5 ऐसे प्रोफेशंस हमें क्या रेकमेंड करेंगे? फाइन आर्ट्स में देखिए बैचलर्स में ही अगर आप आफ्टर 12th अगर बात करें तो आपका बीएफए होता है। बीएफए में आपका पेंटिंग है, अप्लाइड है, विजुअल कम्युनिकेशन है, स्कल्पचर है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स है। उसके अलावा निफ्ट है, नाटा है, एनआईडी है, यूआईडी है, एआई बेस्ड पे आप एनिमेशन, ग्राफिक्स, इन सभी के अंदर आप जा सकते हैं। और इन सभी का फाउंडेशन एक ही होता है, वो होता है फाइन आर्ट्स और आर्किटेक्चर, जो कि जितनी भी टेक्निकल फील्ड है, अगर उससे एक सुई भी अगर इस दुनिया में बनी है तो वो सबसे पहले ड्रॉ जरूर हुई है। हाँ। तो इसका मीन्स ये होता है कि कोई भी टेक्निकल आप अगर बात करें तो निफ्ट, नाटा, एनआईडी, ये सभी फील्ड्स के अंदर भी फाउंडेशन फाइन आर्ट्स का ही आता है। जैसे ऐसे हम करियर की तरफ लेके जाएं, लाइक यू हैव अ ऑप्शन कि आप एक आर्ट इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, तो करियर ऑप्शंस में आप इसमें सबसे पहले मैम आपका एज ए आर्ट टीचर आता है। आर्ट टीचर के बाद आप एज ए आर्ट डायरेक्टर, आप एनिमेशन, आपका सबसे बड़ी बात है आज की डेट में जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, कैमरामैन से लेकर आपका सब चीज़ें फाइन आर्ट से ही निकलती हैं। विजुअलाइजेशन, आपका विजुअल कम्युनिकेशन, ये सारी फील्ड्स क्या हैं, जब आपका आर्ट का बैकग्राउंड है तो आप किसी मूवी को भी आप डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अभी आपने लास्ट देखी होगी धुरंधर मूवी, उसमें जितना भी सेटअप जो तैयार हुआ ये पाकिस्तान में नहीं हुआ। हाँ। ये आपका थाईलैंड में बना है पूरा। राइट। तो सेटअप आर्टिस्ट हो गया, मतलब सभी चीज़ों में आर्ट की इतनी नेसेसरी नीड्स हैं कि आप भूल जाइए। पैसा इतना है, आज आप 2 लाख से लेके 12 लाख तक की सैलरी आप ले सकते हैं। मेरे यहाँ से निकले कलाभूमि से निकले हुए बच्चे आज की डेट में 5 से 6 लाख का पैकेज वो खुद ले रहे हैं। और फ्रीलांस, अब अगर अभी आप देखेंगे तो रिसेंटली अभी एक बच्चा है जीवन कस्तूरिया जो आपके मधु बिहार से ही है, उसका अर्निंग आप मंथली, आप यकीन मानेंगे 12 लाख उसका मंथली वो है, खुद का स्टूडियो है। और यहाँ के आपके बिंदापुर के, डाबरी के आसपास के जितने भी स्लम के बच्चे होते हैं उन बच्चों को उस बंदे ने तैयार किया है। और आज वो इतने टेंडर लेता है, उसके यशोभूमि में जो है काम लगे हुए हैं, उसके अभी ये भारत वंदना पार्क है, इसमें जो स्टैचू बन रहे हैं उसमें वो बंदा काम कर रहा है। तो काम करने वाले लोग चाहिए मैम, पैसा बहुत है, इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना पैसा है। तो सर अगर इसको हम थोड़ा और ब्यूटीफाइड करें और थोड़ा सा करें, तो आप जैसे जिस इंस्टीट्यूट को आप चला रहे हैं कलाभूमि, या इस टाइप के लोग जो और भी इस टाइप के इंस्टीट्यूट्स को चला रहे हैं जहाँ आर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो सर उनका पर्सपेक्टिव क्या है? सिर्फ बच्चों को आर्ट सिखाना या उनको उन्हीं की मंजिल तक पहुँचाना? मैम देखिए, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। कलाभूमि आज की डेट में अभी हम बात करें तो हम बेसिकली ये चाह रहे हैं कि अक्रॉस इंडिया से जो बच्चे हमारे पास में आ रहे हैं वो यहाँ से सिर्फ आर्ट सीख के ना जाएं, वो यहाँ से अपने आप को बिल्ड करके जाएं और अपने आप को स्टेबल करके जाएं। क्योंकि 1 साल का कोर्स मायने रखता है कि उसमें आप 1 साल के फाउंडेशन के बाद, आज बच्चे यहाँ से पास आउट होने के बाद काफ़ी जगह पे अपने इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि उनका अभी बैचलर भी अभी अनकम्प्लीट है, वो बैचलर्स भी कर रहे हैं, साथ साथ फिर मास्टर्स करेंगे। और जहाँ तक बात है अर्निंग की, अगर कोई इंस्टीट्यूट चला रहा है दैट मीन्स अपना तो खर्चा निकाल ही रहा है इजीली। और सबसे बड़ी बात है कि मैम फ्रीलांस काम की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, इतने फ्रीलांस आर्टवर्क हैं, इतने इंस्टॉलेशन हैं कि आज की डेट में, आज आप खुद आप देखिए किसी चौराहे से अगर आप निकलते हैं, किसी रेड लाइट से, हर चौराहे पे आपको एक स्टैचू आपको मिलेगा लगभग। राइट, लगभग है। वो कौन बना रहा है? आप जैसे, हम जैसे लोग बना रहे हैं। हम जैसे खासतौर पे जो बच्चे अभी बैचलर्स कर रहे हैं, जो बच्चे अभी जिनको अर्निंग सोर्स चाहिए, जो 4 साल का वेट नहीं कर रहे, वो पेरेंट्स से पैसे नहीं मांग रहे, उनके पास फ्रीलांस आर्टवर्क इतना ज़्यादा है, इतना उनके पास इतने प्रोजेक्ट हैं कि वो अपना आर्टिस्टिक लाइफ भी जी रहे हैं साथ साथ में। तो ये तो हुई एक चौराहे की बात कि हर एक चौराहे पे एक मूर्ति खड़ी हुई है। एक बेसिक हमने अपने सामने की बात की कि एग्जाम्पल हम देखें तो आर्ट कितना करीब आ गया आप। बिल्कुल, कहाँ वो एग्जीबिशन और महलों में होता था, महलों में होता था। राइट। तो सर अगर मैं आपसे आपकी व्यक्तिगत बात जाने, आपकी लाइफ में ओवर ऑल दिस पीरियड सबसे बेहतरीन मोमेंट कौन कौन से थे?
बेहतरीन मोमेंट्स में मैम मेरे लिए तो यही है कि अभी हम 7,000 प्लस बच्चे पढ़ा चुके हैं अभी तक, और बच्चे प्राउडली नाम लेते हैं कला भूमि का, और 20 स्टेट से बच्चा मेरे पास में आता है। उसमें से अगर खासतौर पे द्वारका की बात करें तो 8 to 9 स्कूल में मेरे ही टीचर्स लगे हुए हैं। आपका वेंकटेश्वर, आपका बाल भारती, आपका श्री वेंकटेश्वर, पैरामाउंट, इन सभी बड़े स्कूलों में भी ड्राइंग आर्ट टीचर मेरे ही बच्चे लगे हुए हैं। और बाहर की बात करें तो आपके एक बच्ची बिहार में इंस्टीट्यूशन चला रही है, एक बच्चा लद्दाख में, एक मणिपुर में, एक देहरादून में। तो मेरे पास तो गिनती में उन बच्चे के मेडल्स हैं कि वो बच्चे आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं। और हमारा एनुअली जो आर्ट एग्जीबिशन होता है, अवार्ड शो होता है, तो वहाँ पर हम उन बच्चों को सम्मानित भी करते हैं कि वो एक छोटा सा, जिसे कहते हैं बीज बना हुआ, आज वो एक वृक्ष का रूप ले चुका है, और वो बच्चे बहुत ही खुश हैं। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं मैम राजस्थान से, मणिपुर से, वेस्ट बंगाल से, जो सीधे सीधे उनका क्वेश्चन माँ बाप का यही होता है कि हम आपके हाथ में छोड़ के जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। हमारे बैकग्राउंड में सब डॉक्टर, इंजीनियर, मेडिकल इसी लाइन से हैं, बट ये जिद कर रहा है कि हमें आर्ट करना है। तो मुझे तो वो असगर ही नज़र आता है। सर जैसे हमने एक बात की थी ना कि आर्ट एक थेरेपी है जी, तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? कि आपने एक बात बड़ी अच्छी की थी स्टार्टिंग में आते हुए कि आर्ट ना लोगों के लिए आज एक थेरेपी है। लोग बड़े मेंटली स्ट्रेस होते हैं तो वो आर्ट ज्वाइन करते हैं, वो कहीं ना कहीं उससे हील करते हैं। तो आपने इस बात को क्यों कहा कि आर्ट एक थेरेपी है? मैम थेरेपी इसलिए है क्योंकि मेरे पास में ऐसे बच्चे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं। और आज अगर बात करें तो बच्चा आज फ़ोन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 24 घंटे गेमिंग में, और उसको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ फ़ोन चाहिए। तो बच्चा किस हालत में होगा? तो अभी फ़िलहाल बात करें तो ऐसे डिफरेंट एज फैक्टर के लोग हमारे पास में आ रहे हैं एज स्टूडेंट बेस पे, जो वो हाँ कला भूमि को फैमिली मान रहे हैं कि सर थैंक गॉड हम कला भूमि आ गए, हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब परिवार की तरीके से रहते हैं, साथ खाना खाते हैं, और घंटों का उनको पता नहीं चलता। तो मैं कहाँ से मान लूँ कि जो आज शहरों में अकेलापन है, बच्चे अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, बच्चे बाहर हैं, माँ बाप को नहीं छोड़ दिया है, वो माँ बाप कहाँ जाएंगे जिन्होंने ज़िंदगी लगा दी कमाने के लिए, और बच्चे अपना बैग उठा के बाहर निकल गए। उनका अकेलापन, उनकी थेरेपी। तो कहीं ना कहीं आर्ट आपको एक्सप्लोर करा रहा है। जबरदस्त। और मुझे लगता है कि उनकी ही ब्लेसिंग है जो आज हम इतना ग्रो कर पा रहे हैं, क्योंकि दुआएं लेना मैम हर किसी के बस की नहीं है। सर डॉक्टर ही ले सकते हैं जी। तो सर इफ़ मैं आपको 2 ऑप्शंस देंगे, आप जिसको भी चूज़ करोगे ना, आपको मुझे उसका रीज़न देना है कि आपने उसे क्यों चूज़ किया। ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ सर कि आपको पेंसिल से आर्ट बनाना अच्छा लगता है या डिजिटली, तो आप किसको चूज़ करोगे? पेंसिल। क्यों? क्योंकि डिजिटल तो आप प्रॉम्प्ट में भी आप तैयार कर लेंगे, अगर वो पेंसिल से पहले क्रिएट हुआ है, दैट मीन्स अब ऐसे माध्यम आ जाएंगे, जो आपकी बात थी कि एआई को आपने पेंसिल से बनाया हुआ चीज़ आपने दे दिया, तो वो उसको डिजिटली इसको बना देगा। और अगर से हम कहें ऑयल में या एक्रेलिक पेंट्स में? दोनों बहन भाई हैं। एक ऑयल इसलिए अच्छा है क्योंकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहता है, 400-500 साल। आज भी राजा रवि वर्मा जी की 1400-1500 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं। एम.एफ. हुसैन साहब की पेंटिंग जिंदा है। तो ऑयल पेंट आपका एक लॉन्ग लाइफ के लिए है कि अगर आपने ऑयल में सस्टेन करना है तो जी। अगर मैं आपको कहूँ कि सर आपको अपना आर्ट वर्क गैलरी में शो करना पसंद है या सोशल मीडिया पे? गैलरी। कारण? क्योंकि मुझे क्लाइंट वो चाहिए जो उसको समझ सकता है। मुझे 5000 फॉलोअर्स नहीं चाहिए जो मेरे सही में मेरे दोस्ती नहीं है, फ्रेंड्स जिसे बोलते हैं ना, 5000 फ्रेंड्स आपके फेसबुक पे, इंस्टा पे आपके मिलियंस हैं, राइट। पर वो मिलियंस मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो क्वालिटी वाले चाहिए जो मुझे बता सके कि हाँ सर इसमें ये चीज़ अच्छी लग रही है, मुझे ये फील आया इसको देखने में, वो फिर मुझे गैलरी में मिलेंगे। सर आपको क्या लगता है अगर एक बुक हर आर्टिस्ट को पढ़नी चाहिए तो कौन सी हो सकती है? बहुत सारी बुक्स हैं। अब बात एक बतानी है। राजा रवि वर्मा जी को आपको पढ़ना चाहिए, अमिता शेली जी को आपको पढ़ना चाहिए। आपने राजा रवि जी से क्या इंस्पिरेशन, व्हाट इज योर मोटिवेशन? सबसे बड़ी बात यह है कि उस युग में यूरोपियन आर्ट की थेरेपीज को लाना, यूरोपियन आर्ट की को इंडियन आर्ट में कन्वर्ट करना। आज जो हम भगवान को पूज रहे हैं वो उनकी ही देन है, उनकी आकृति उनके हाथों से उकेरी गई है। तो हम कैसे भूल सकते हैं कि पहले तो हम हर डिफरेंट स्टेट के हिसाब से हमारे राम जी अलग अलग हो जाते थे। भाई गुजरात में अलग है, कोलकाता में अलग है, श्रृंगारों में फर्क होता था। बिल्कुल। उन्होंने जनरली लोगों को अपनी खुद की प्रिंट मशीन लगाई और हजारों लाखों प्रिंट निकाल डाले। तो अब हमें पता है कि भगवान श्री राम ही हो सकते हैं, दूसरा कोई और कैरेक्टर नहीं हो सकता है। तो वो कैरेक्टर को गढ़ने वाले, रचने वाले
राजा रवि वर्मा जी। सर आज भी ऐसा कौन सा मिथ है जो कहीं ना कहीं हर आर्टिस्ट अपनी लाइफ में फेस कर रहा है? बहुत सारी चीज़ें हैं। यही कि शायद सब कुछ छोड़ना पड़ता है, परिवार, अपने आप को जानना पड़ता है। और एक ऐसी कौन सी हैबिट है जो हर आर्टिस्ट को डेवलप करनी चाहिए? हर रोज़ काम करना, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। सर अगर किसी आर्टिस्ट को ना वो ये सोचे कि मुझे इतनी देर तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे हम कहते हैं कोई स्पोर्ट्स होता है तो हमें इतने घंटे प्रैक्टिस करनी है, हमें कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो इतने घंटे प्रैक्टिस करनी है, तो एक आर्टिस्ट को अपने आप को और उभारने के लिए कम से कम कितनी देर तो काम करना चाहिए? 5 to 6 hours 7 hours देनी चाहिए। और एक ऐसी कौन सी गलती है जो ना अवॉइड करनी चाहिए? हाँ, दूसरों की बढ़ोतरी को ना देखना कि वो आगे बढ़ गया, उसके पास पैसा ज़्यादा आ गया, मेरे पास कुछ नहीं है, कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब ना किसी और की ज़िंदगी जीने लगते हो ना कि हमें उससे बेहतर करना है, उसके जैसा बनना है, तो कहीं ना कहीं आप कुछ नहीं करते, आप अपनी ज़िंदगी ख़राब करते जी। तो सर अब आप ज़िंदगी में आगे क्या देख रहे हैं? आपने एक सफ़र देख लिया, आप एक आर्टिस्ट बन गए, आपने एक सपना दिया कि भाई मुझे और लोगों को आर्टिस्ट बनाना है, आप वो भी बना रहे हैं और जब तक है बनाएंगे जी। तो अब आप आगे ज़िंदगी में और क्या देखें, और क्या आपका उद्देश्य है? मैम थोड़ा सा डिजिटली तौर पे माइंड कई बार होता है कि डिजिटल पे थोड़ा सा आना चाहिए और वो सारी चीज़ें फुलफिल करनी चाहिए जो आज एआई डिमांड कर रहा है, क्योंकि आज हर कोई शॉर्ट फॉर्म में आगे बढ़ना चाहता है, काम मेहनत नहीं करना चाहता, उसको चाहिए कि बस अभी बना के दे दो, टाइम जैसे मैंने भी आपको कहा कि क्विक में चाहिए। हाँ, तो उस चीज़ के लिए थोड़े से ये है कि एआई बेस पे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी को अवॉइड करेंगे तो आप नोकिया की तरह गायब हो जाओगे। आप बिल्कुल, आपको आईफोन पे आना ही पड़ेगा। जो अपने आप के अंदर अपडेट नहीं करता आईफोन, अच्छा फ़ोन का माध्यम क्या था? सिर्फ कम्युनिकेशन। बिल्कुल, फ़ोन भी तो एक मशीन है, बट आज अगर देखें तो फ़ोन सब कुछ आपको दे रहा है। सर बिल्कुल डिपेंडेंट है हम उस पर। जी, हम कहते हैं मॉर्निंग रूटीन से लेके नाइट रूटीन तक हम फ़ोन पे डिपेंडेंट हैं। बिल्कुल। तो अगर सर आज जो भी लोग इस पूरे एपिसोड को देखेंगे और वो समझेंगे कि आर्ट क्या है और आर्टिस्ट होना क्या है, तो अगर आपको उन्हें एक मैसेज देना हो जो अभी शायद स्ट्रगल कर रहे हो, शायद वो ये सोच रहे हो कि मैं आर्ट छोड़ दूँ, मैं कहीं जॉब पकड़ लूँ, या शायद मेरे घर वाले ठीक कह रहे हैं आर्ट मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ और कर लेना चाहिए, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? कंटिन्यूटी चाहिएगा मैम, पैशनेट होना पड़ेगा, और यही के काम, जिसे कहते हैं ना कि मेरे जहन में मेरा आज भी 35-40 साल पुराना शेर मुझे याद है, हर एक लम्हे की कदर करो यारो, हर एक लम्हे की कदर करो यारो, क्या पता कब सांसों का तार टूट जाए। बहुत सुंदर। हमें नहीं पता हम कल हैं या नहीं हैं, बट कुछ ऐसा करके जाना है जो शायद जनरेशन देख सके। थैंक यू सर। सर आज आपने सिर्फ आर्ट के बारे में नहीं बल्कि उस सोच के बारे में बात की है जो किसी भी पैशन को प्रोफेशन बना सकती है। आज के एपिसोड से अगर एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि टैलेंट सिर्फ शुरुआत होती है, करियर, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और सही डायरेक्शन से ही बनता है। आर्ट सिर्फ कैनवास तक लिमिटेड नहीं है, आज ये एजुकेशन, डिज़ाइन, एनिमेशन, गेमिंग, ब्रांडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और कई इंडस्ट्रीज़ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप या आपके घर में कोई ड्राइंग, पेंटिंग या क्रिएटिविटी को लेकर पैशनेट है तो उन्हें ये एपिसोड ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ऐसी ही मीनिंगफुल कॉन्वर्जेसन देखना पसंद है तो पॉज को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।